हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दीपा सिंह। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी NEP 2020। NEP के बारे में इसमें जानेंगे कि क्या क्या इसमें फीचर्स थे, उसके किन किन चीज़ों पर ध्यान दिया गया है, किस तरह से फॉर्मेट पूरा बनाया गया है एजुकेशन का। ओके, और प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल ये वीडियो होने वाली है। और शॉर्ट तरीके से ही हम जानेंगे कि NEP क्या है। ओके, और लास्ट मैंने अभी आप लोगों के साथ साइकोलॉजी की यूनिट 1 आप लोगों के साथ शेयर करी थी। यूनिट 1 कंप्लीट थी, जिसमें मैंने आपको इंग्लिश में नोट्स शेयर करे थे। जिन्होंने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है, आप वो वीडियो देख सकते हो। ओके, आपको पूरी शॉर्ट तरीके से पूरी यूनिट मैंने आपकी उसमें कवर की है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। NEP 2020 द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। NEP इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम्स टू इम्प्रूव access to education, promote multidisciplinary learning and prepare student for the future। कि NEP का एम क्या था? कि बच्चों को इम्प्रूव करना उनकी एजुकेशन में, उनके स्ट्रक्चर में, बच्चों को प्रमोट करना है किस चीज़ के लिए? मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग में, एंड उनको फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करना पूरी तरह से। ओके, ये क्या थे? NEP का एम था, इसलिए NEP बनाई गई। ओके, अब NEP में कौन कौन से फीचर्स थे? पहला आता है करिकुलम। द NEP 2020 recommends a 5+3+3+4 structure for schools with students spending 5 years in foundational learning and 3 years in preparatory school। कि 5+3+3 फॉर्मेट है, ठीक है, जिसको चेंज करके पहले वाला जो NEP था उसमें क्या था? 10+2 वाला फॉर्मेट था। अब इसमें आपको 4 स्टेजेस में इसको बांट दिया है। ठीक है, इसका ये स्ट्रक्चर भी आपको मैं समझाऊंगी पूरी तरह से लास्ट में। येलो पॉइंट जो करिकुलम का स्ट्रक्चर है मैं आपको भी लास्ट में समझाऊंगी, इसकी मैंने टेबल बनाई हुई है आपकी। फर्स्ट है लैंग्वेज। द पॉलिसी एम्फेसाइज टीचिंग इन मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज अंटिल एटलीस्ट grade 5 एंड प्रेफरेबली अंटिल grade 8 एंड बियॉन्ड। कि जो लैंग्वेज है, बच्चे को जो टीचिंग है वो मदर टंग का यूज़ करते हुए होनी चाहिए। जो भी बच्चे की मदर टंग है, रीजनल लैंग्वेज है, उस चीज़ का यूज़ करते हुए बच्चों की टीचिंग होनी चाहिए grade 5 तक कम से कम। और उससे आगे भी आप 8 क्लास तक बच्चे की मदर टंग से का यूज़ करते हुए, जो भी बच्चे की, अगर बच्चे की मदर टंग हिंदी है या फिर कुछ भी लैंग्वेज है अगर बच्चे है, तो उसी उसकी कंफर्टेबल जोन में रहते हुए आपको टीचिंग उनको करानी है। ओके, थर्ड आता है असेसमेंट। द पॉलिसी प्रमोट मल्टीपल असेसमेंट थ्रू आउट द ईयर एंड अ लो स्टेप बोर्ड टेस्ट इन grade 10। कि जो असेसमेंट क्या है? असेसमेंट करने का एक तरीका बनाया है कि हम बच्चे का ईयर में अलग अलग तरीके से असेसमेंट करेंगे, कि जिससे बच्चे का हमें लेवल पता चल जाए कि बच्चा किस लेवल तक और कितना बच्चा कैच कर पा रहा है चीज़ों को। ओके, उसका रिजल्ट पता चलेगा हमें। हमें भी फीडबैक मिलता है असेसमेंट का, और बच्चों को भी फीडबैक मिलता है असेसमेंट के थ्रू। ओके, तो ईयर में उन्होंने बोला कि आप मल्टीपल, हर तरीके से, अलग अलग तरीके से आप बच्चे का असेसमेंट कर सकते हो थ्रू आउट द ईयर। एंड अलग अलग, एंड एक लो स्टेप्स उन्होंने उठाई कि grade 10 में भी उनका एक बोर्ड एग्ज़ाम होना चाहिए, जिससे बच्चे का असेसमेंट हो सके, बोर्ड टेस्ट। ओके, कितना? बोर्ड टेस्ट, उनका बोर्ड टेस्ट भी होना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट है एजुकेशन। द पॉलिसी इंकरेज एक्सपीरियंशियल लर्निंग। कि एजुकेशन कैसी होनी चाहिए? कि बच्चा उससे एक्सपीरियंस लेकर सीखे। ठीक है, किस चीज़ पर ध्यान दिया गया है? कि पॉलिसीज में कि इस चीज़ को इंकरेज करती है कि बच्चा अपना एक्सपीरियंस से लर्निंग करे। ठीक है, किससे करे? एक्सपीरियंस लर्निंग करे। ओके, फर्स्ट है वो सॉरी फिफ्थ है टेक्नोलॉजी। द पॉलिसी एडवोकेट्स फॉर डिजिटल लिटरेसी, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन क्लासरूम। कि टेक्नोलॉजी में क्या थी? कि आप अलग अलग तरीके से एक डिजिटल लर्निंग होनी, लिटरेसी होनी चाहिए, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स बच्चों के लिए होने चाहिए, और एक क्लासरूम के अंदर आप अलग अलग टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बच्चों को पढ़ा सकते हो। जैसे कि अब जो प्राइवेट स्कूल्स में है, पहले क्या था? प्राइवेट स्कूल्स में ये चीज़ का फैसिलिटी थी कि उनको डिजिटल लर्निंग कराई जाए। किसमें? डिजिटल लर्निंग। और अब क्या है? सरकारी स्कूल में भी वो स्क्रीन पे लर्निंग कराई जाती है बच्चों को। ठीक है, अब सरकारी स्कूल में भी काफ़ी ऐसा कर दिया गया है, स्क्रीन्स लगा दी गई हैं कि जिनको बच्चों पे स्क्रीन पर उनको
लर्निंग कराई जाए। पहले तो प्राइवेट स्कूल्स में तो थी, जो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें तो आपकी स्क्रीन पे ही लर्निंग कराई जाती है, बच्चों को स्क्रीन पे ही काम कराया जाता है। अभी क्या है कि अब सरकारी स्कूल में भी ये चीज़ कर दी गई है इम्प्रूव कि हाँ आपको स्क्रीन पे लर्निंग कराई जाए। ओके, नेक्स्ट है टीचर ट्रेनिंग। द पॉलिसी आउटलाइंस मेजर फॉर कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर टीचर, कि टीचर ट्रेनिंग का एक कोर्स भी होना चाहिए, टीचर ट्रेनिंग भी होनी चाहिए कि जिस चीज़ से आप बच्चे कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनली डेवलपमेंट हो सके। टीचर ट्रेनिंग, टीचर्स की भी ट्रेनिंग होती रहे और जो टीचर्स है टीचर्स को भी ट्रेनिंग पे भेजा जाता है, क्यों? उनके प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए, फॉर द टीचर्स ओनली। ये टीचर्स के लिए है क्योंकि आप स्कूल में जब जॉब करते हो एज अ टीचर, उसमें क्या होता है कि आपकी खुद की भी ट्रेनिंग होती है और आपको भी ट्रेनिंग पे जाना भेजा जाता है, क्यों? जिससे आपका टीचिंग डेवलपमेंट हो सके। ओके, नेक्स्ट आता है हायर एजुकेशन। द पॉलिसी इंकरेज मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन विद फ्लेक्सिबल करिकुला एंड मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स। हायर एजुकेशन के अंदर क्या होना चाहिए, किस चीज़ को इंकरेज करते हैं? मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल उनका करिकुलम होना चाहिए, ठीक है, मल्टीपल तरीके से बच्चा सीख सके और उनके अपने एग्जिट पॉइंट्स मतलब अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी वो रख सके, ठीक है, हायर एजुकेशन के लेवल पर। तो ये थे कुछ पॉइंट जिसको एनईपी हमने शॉर्ट में जाना। ओके, इजी तरीके से पढ़ेंगे क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम नहीं है, एग्ज़ाम टाइम के आने वाला है जिसमें आप पूरा डीपली किसी चीज़ को पढ़ सको। आपका ये क्वेश्चन अगर आता है, ठीक है, तो आप इसको इतना ही लिख सकते हो, ये आपका इनफ है, इतना आप लिखो। मेन चीज़ें लिखना एग्ज़ाम में भी, मैं आपको पहले भी मैंने आपको बताया था, जब आप एग्ज़ाम करते हो तो ज़्यादा कहानियाँ नहीं छापनी है आपको, कि बीए के एग्ज़ाम नहीं है, या आपके एक डिप्लोमा लेवल के एग्ज़ाम होते हैं टीचिंग लेवल पर, प्रोफेशनल लेवल पे। तो आपको उसमें जितना पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें लिखो जिससे टीचर भी आपका पेपर पढ़ के इम्प्रेस हो सके और आपको मार्क्स दे सके। जितनी आप कहानियाँ बनाओगे टीचर उतना ही आपके मार्क्स काटता है। ओके, अब हम जान लेते हैं जो आपका फर्स्ट पॉइंट आया था करिकुलम, जिसमें आपका अलग अलग स्टेजेस पे करिकुलम बनाया था। ये आपकी स्टेजेस बनाई थी इसमें, ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग करिकुला एंड पेडागोजिकल स्ट्रक्चर। ट्रांसफॉर्म कौन सा किया गया था? जो एनईपी ओल्ड एनईपी थी जिसमें आपका 10+2 वाला स्ट्रक्चर था। अब इसको चेंज करके क्या बनाया गया? 5+3+3+4। ओके, तो न्यू आपका नीचे यहाँ से स्टार्ट होता है फाउंडेशनल स्टेज से। कहाँ से स्टार्ट होता है? फाउंडेशनल स्टेज पे। फाउंडेशनल स्टेज में क्या है कि आपका 3 इयर्स का, तो जो 3 इयर्स की एज है वो आपकी आंगनवाड़ी, प्ले स्कूल, बाल वाटिका जैसी जगहों पर बच्चों को एजुकेशन दी जाएगी, बच्चों को सिखाया जाएगा, ठीक है, जिसको हम फाउंडेशनल स्टेज बोलते हैं, जहाँ पर प्ले एक्टिविटीज़ कराई जाएंगी लर्निंग बेस्ड। ओके, इसकी एज है वो आपकी आंगनवाड़ी, प्ले स्कूल, बाल वाटिका जैसी जगहों पर बच्चों को एजुकेशन दी जाएगी, बच्चों को सिखाया जाएगा, ठीक है, जिसको हम फाउंडेशनल स्टेज बोलते हैं, जहाँ पर प्ले एक्टिविटीज़ कराई जाएंगी लर्निंग बेस्ड। ओके, फिर नेक्स्ट आता है आपका जो 5 वाला स्ट्रक्चर था ना, 5+3+3+4। तो जो 5 है फर्स्ट वाला जो फाउंडेशनल स्टेज, उसमें 2 पार्ट में इसको बांटा गया है, 3 इयर्स प्लस 2 इयर्स। 2 इयर्स में बच्चा क्लास फर्स्ट और सेकंड, जिसमें एज बच्चे की क्या होनी चाहिए? 6 to 8 कि 6 से 8 साल का बच्चा होना चाहिए जो क्लास फर्स्ट में जाएगा, ठीक है। और एज 3 और 6 से क्या है? उसकी आंगनवाड़ी एज होगी, बाल वाटिका जिसे प्ले स्कूल में आप भेज सकते हो, सब चीज़ जहाँ पर बच्चों को एक एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराई जाए। फिर नेक्स्ट आती है आपकी प्रीपैरेटरी एज स्टेज, जिसमें आपको क्या होता है? प्ले, डिस्कवरी, एक्टिविटी बेस्ड एंड इंटरेक्टिव क्लासरूम लर्निंग। ये क्या होती है? 3 साल का इसका स्टेज है, जिसमें क्लास 3 to 5 आ जाती है और एज बच्चे की 8 to 11 होनी चाहिए, कि बच्चा 8 साल का 3rd क्लास में आ जाना चाहिए, 8 क्लास, और 11th एज तक उसको क्या है, 5th क्लास उसकी कंप्लीट हो जाए। 11th से पहले भी हो जाती है हर एक बच्चे की, बट ये एज लिमिट इसमें रखी गई है कि 8 से 11 साल का बच्चा क्लास 3 to 8 वाला होना चाहिए, ठीक है। 3 साल की स्टेज होती है जिसको हम प्रीपैरेटरी स्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रीपैरेटरी स्टेज। अब आती है मिडल एज, तो जिसको 3, ये भी 3 स्टेज में ही बांटा गया है। 3 इसमें एक्सपेरिमेंटल लर्निंग इन द साइंसेज, मैथमेटिक, आर्ट्स, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़। इसमें क्या होता है? ये आपकी 3 इयर्स की होती है, 6 to 8 क्लास तक की होती है। कौन सी होती है? 6 to 8 क्लास तक की। एज आपकी इसमें 11 to 14 होनी चाहिए। मिडल स्टेज लिखा है जहाँ पर एज कितनी दी है इसमें लिमिट में? वो 11 और 14,
ठीक है। तो क्या होनी चाहिए, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होनी चाहिए बच्चों की, चाहे वो साइंस से रिलेटेड हो, मैथमेटिक्स से रिलेटेड हो, सोशल साइंस हो, ह्यूमैनिटीज़ हो, आर्ट्स हो, जो भी एक्सपेरिमेंटल लर्निंग आपकी इसमें हो कराई जानी चाहिए। ठीक है। फिर आपकी आती है लास्ट सेकेंडरी स्टेज, जिसमें आपकी किस तरह की लर्निंग होनी चाहिए, मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी होनी चाहिए, ग्रेटर क्रिटिकल थिंकिंग बढ़नी चाहिए, बच्चों की फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, स्टूडेंट्स अपने अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट्स को चूज़ कर सके। तो ये 4 इयर्स का स्टेज होता है, जिसमें 9 to 12 क्लास 9 to 12 आती हैं। ठीक है। एज लिमिट क्या रखी गई है, एज 14 to 18। ओके। तो ये 3 स्टेज थी। फर्स्ट कौन सी, आपकी फाउंडेशनल स्टेज, फिर आपकी प्रिपैरेटरी स्टेज, मिडल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज। ठीक है। न्यू पेडागोजिकल एंड करिकुलर स्ट्रक्चर फॉर स्कूल एजुकेशन 5+3+3+4 3 years इन आंगनवाड़ी प्री स्कूल्स एंड 12 years इन स्कूल। कि शुरुआत के 3 ईयर बच्चा प्ले स्कूल, प्री आंगनवाड़ी, बालवाटिका जैसे एज में होना चाहिए। फिर 12 इयर्स जो उसके बाकी के हैं वो उनके स्कूल के अंदर होना चाहिए, जहाँ पर स्कूल के अंदर उनकी लर्निंग कराई जाएगी। ओके। तो ये था आपका न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर, जिसमें आपके एनएपी में चेंज करके, ओल्ड एनएपी को चेंज करके ये 4 स्टेजेस बनाई गई। ठीक है। तो ये थी आपकी एनएपी जो हमने शॉर्ट में जानी, आपको काफ़ी ईजी तरीके से समझ में आई होगी। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब कर दिया करो। और आपको जो भी हेल्प है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। ओके। और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।